देखो हम देखेंगे रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम, ये फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बनाया गया है, अपॉइंट किया गया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अज्यूम्ड ऑफिस दिसंबर 2024 सक्सीडिंग द अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखो ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश ऑन 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ए ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी tasked with promoting and protecting human right in India. These rights pertain to life, liberty, equality, dignity as guaranteed by Constitution or embodied in international convention enforced by Indian court। देखो भाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑटोनोमस भी है। कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट करती है? लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर कोई भी वो राइट जो कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है और हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और निग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स। लीगल इंटरवेंशंस करती है। इट कैन इंटरवीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न्ड कोर्ट। ठीक है, रिव्यू मैकेनिज्म है और ये बेसिकली सिविल कोर्ट की तरह काम करती हैं। ठीक है, रिव्यू मैकेनिज्म, द कमीशन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। Research and awareness. It conducts research and promote awareness of human right through educational initiative and public outreach। तो देखो क्या क्या कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, लीगल प्रोसीडिंग्स में ये इंटरवीन कर सकती है। इसके अलावा ये रिव्यू मैकेनिज़्म की तरह एक्ट करती है, रिसर्च एंड अवेयरनेस भी फैलाती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन प्रोसेसेस possess powers equivalent to those of civil court, such as summoning witnesses, requisiting public record, conducting investigation. It also has its own investigation team led by Director General of Police, DIG, DGP, and can collaborate with NGOs for specific inquiry। ठीक है, मतलब अपनी इनके पास एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी होती है। ठीक है, अब आते हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। देखो सबसे पहले है नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं इनके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिकमेंडेशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग, लिमिटिंग इट्स enforcement capabilities. Jurisdiction constraint. The Commission cannot address violation by private individual entities and has limited jurisdiction over cases involving armed forces. ठीक है, resource limitation. Inadequate funding and staffing hinder the National Human Rights Commission ability to effectively investigate and address human rights violation. Awareness and accessibility. A lack of public awareness about National Human Rights Commission's role and a cumbersome complaint process can deter victims from seeking assistance। और क्या होता है कि जो केस विद इन 1 ईयर हुए हैं उनको ही वो देख ही सकता है। ठीक है, अभी सेक्शन देखते हैं। जनवरी 2025 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज्ड फेडरल एंड तमिलनाडु स्टेट्स लेबर ऑफिशियल्स फॉर inadequate investigation alleging of employment discrimination and Foxconn, a major manufacturer for Apple iPhone. The Commission ordered 1,000 reinvestigation within The Commission
ordered a thorough re-investigation within 4 weeks, highlighting its commitment to addressing लेबर राइट्स वायलेशन। मतलब ये जो तमिलनाडु के ऑफिशियल्स थे वो फॉक्सकॉन में सही से इन्होंने इंक्वायरी नहीं करी है, तो उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने री इन्वेस्टिगेशन को वो किया है। रिकमेंडेशन फॉर एनहांसिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इफेक्टिवनेस। पहला है एम्पावरिंग इन्फोर्समेंट, ग्रांटिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अथॉरिटी टू इन्फोर्स इट्स रिकमेंडेशन could enhance accountability, expanding jurisdiction, allowing the commission to address violation by private entities, especially sectors like corporate and healthcare, would broaden its protective reach। फिर उसके बाद है इनको रिसोर्स देना चाहिए, रिसोर्स अनेसमेंट करना चाहिए। एलोकेटिंग एडिक्वेट फंडिंग एंड स्टाफिंग इज क्रूशियल फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू फुलफिल इट्स मैंडेट इफेक्टिवली। पब्लिक इंगेजमेंट, increase public awareness and simplifying the complaint procedure would make National Human Rights Commission more accessible to victims of human rights violation. Under the leadership of Justice V. Ram Subramaniam, it is anticipated that the National Human Rights Commission will continue to address these challenges and strengthening its role in safeguarding human rights across country। तो देखो, सबसे पहले हमने देख लिया कि काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है, लीगल इंटरवेंशन करता है, रिसर्च अवेयरनेस ये सब रिव्यू करता है। फिर हम देखते हैं चैलेंजिंग क्या है, नॉन बाइंडिंग, इनके पास अपना मतलब थोड़ा जुरिडिक्शन में कंस्ट्रेंट्स है, रिसोर्स लिमिटेड है, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फिर रिसेंटली क्या हो रहा है, फॉक्सकॉन में जो मतलब कुछ लेबर लॉ वायलेशन हो रहा है, उसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं उनने इंक्वायरी करी थी, लेकिन इनने री इंक्वायरी को वो किया है। हम कैसे इफेक्टिवनेस बनाएंगे, सबसे पहले तो उसको मतलब इन्फोर्समेंट कैसे कराएगी वो अपना देखेंगे। उसको हमें एम्पावर करना है, जुरिडिक्शन को बढ़ाना है, रिसोर्स भी देने हैं, पब्लिक इंगेजमेंट को बढ़ाना है। और हम कह रहे हैं कि जो हमने भी रामा सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया है वो इस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करेंगे, जिससे हम ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे। अब हमारा अगला है 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड लीगल रिफॉर्म एंड इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। लीगल रिफॉर्म सजेस्ट करता है, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2024 23वां लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 3 years टर्म एक्सटेंडिंग टिल अगस्त 2027, ठीक है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर लॉ कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हमको अपना इम्पॉर्टेंट है, लिख लो। कब बना है पहले तो देखो, 1 सितंबर को बना है, ठीक है। मेंस था सितंबर में, ये बना है। ये कब तक काम करेगा, 31 अगस्त तक काम करेगा 2027 में, ठीक है। ये लोगों का काम क्या है कि ये देखता है कि बेसिकली लीगल रिफॉर्म किस तरह से हमें लीगल रिफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। अब इसके हम कुछ रिकमेंडेशंस देखते हैं। 14 रिपोर्ट आई थी जो कि 1958 में आई थी। ये कह रहा है रिकमेंड रिफॉर्म इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बोथ क्रिमिनल एंड सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स, और जो कि हमने अभी रिसेंटली वो रिफॉर्म को BNS के द्वारा एड्रेस किया है, ठीक है। 41वां जो रिफॉर्म था वो 1969 में आया था, लेड टू इनेक्टमेंट ऑफ न्यू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है, CRPC बना था। अब है 165th रिपोर्ट ऑफ 1998 रिजल्टेड इन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। 1998 वाला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को इसने सपोर्ट किया, ठीक है। 186 रिपोर्ट 2003 में आई, लेड टू इनेक्टमेंट ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। 246वीं रिपोर्ट आई, प्रोवाइड इनपुट फॉर अमेंडिंग आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। अब है 248 251 जो रिपोर्ट है, रिकमेंड रिपेल ऑफ ऑब्सलीट लॉ लीडिंग टू रिपेल ऑफ ओवर 1500 सेंट्रल लॉज। और ये जो है, ये देखो अभी
244 और 255 जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया स्ट्रेंथन करना है हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले 14th रिपोर्ट कह रही है कि CRPC मतलब ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर में हमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिफॉर्म करना है, ठीक है। दूसरे में CRPC ये सब इनेक्टमेंट ऑफ न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर हम देख रहे हैं 165 कह रहा है कि राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 186 कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर 246 कह रहा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑब्सोलीट लॉज को अमेंड करने के लिए भी ये सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ये इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी सजेस्ट कर रहा है 244 से 255 के अंदर, ठीक है। अब देते हैं मैंडेट और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले है रिव्यू करना है एग्जिस्टिंग लॉ को, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्सोलीट लॉ को, एड्रेस करना है लीगल इशू अफेक्टिंग द पुअर, एनहांसिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लॉ, एड्रेसिंग करेंट लॉ इन लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सजेस्ट रिफॉर्मिंग टू अलाई देम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्सोलीट लॉ को, रिकमेंडिंग द अपील ऑफ आउटडेटेड लॉज एंड डेवलपिंग ए प्रोसीजर फॉर रेगुलर लीगल रिव्यू, एड्रेसिंग legal issue affecting the poor, evaluating laws that impact economically weaker या disadvantaged group and proposing change for benefit them, enhancing judicial administration, suggesting measures to reduce court delay and improve the efficiency of legal process, ठीक है। कंपोजिशन कौन कौन होगा इसमें? सबसे पहले एक चेयरमैन होगा, फुल टाइम लीडर हेडिंग द कमीशन। अब है फुल टाइम मेंबर्स कौन होंगे? 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। एक्स ऑफिसो मेंबर क्यों होंगे? 2 मेंबर हु आर सेक्रेटरीज टू लीगल अफेयर एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। मतलब देखो एक चेयर होगा, 4 मेंबर्स होंगे, इनमें से एक सेक्रेटरी होगा इनका ही, मतलब ये जो लॉ कमीशन का सेक्रेटरी होगा। उसके अलावा जो एक्स ऑफिसियो होंगे इनमें जैसे 2 सेक्रेटरी होंगे, वो कौन से होंगे? एक तो लीगल अफेयर डिपार्टमेंट का एंड एक होगा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का। पार्ट टाइम मेंबर में क्या होगा? 5 टाइम, अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 23rd लॉ कमीशन अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू कंटिन्यू लीगल रिफॉर्म, इंश्योरिंग दैट इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिमेन रोबस्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू कंटेम्पररी चेंज। हम इसलिए कर रहे हैं तो इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो रोबस्ट रहे और वो रहे कि जो कंटेम्प्रेरी चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। अब अगला है प्लेस ऑफ बर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। हम इसमें की प्रोविजंस देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे एंड रिसेंट डेवलपमेंट। देखो द प्लेस ऑफ बर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल डिबेट अमिड fresh challenges regarding its applicability. The recent Shahi Jama Masjid dispute in Sambal district, Uttar Pradesh, has reignited the discussion about the act's role in preserving the religious character of place of worship. Actually प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर चीज़ को अब चैलेंज किया जा रहा है कि नहीं ये तो पहले हिंदू टेम्पल था, तो इसी और लेकिन ये वाला पहले ही भाप लिया गया था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991 को लागू किया गया था आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ठीक है। तो अब लेकिन जैसे अभी फिर से ये आ गया है कि शाही जामा मस्जिद को तोड़ना है, तोड़ ओड़ रहे हैं, तो उसमें ये जब ये फिर से इशू डेवलप हुआ है तो हम अब इसकी देख रहे हैं कि फिर ये एक्ट की कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ है। शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट, बैकग्राउंड एंड लीगल एस्पेक्ट। तो देखो शाही जामा मस्जिद कहाँ है? संभल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो जो पिटिशनर हैं उनने अलेज किया है डेट जो 16th सेंचुरी की शाही जामा मस्जिद है संभल में वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ एंशियंट टेम्पल। उसका नाम था हर हरि मंदिर, जो कि एक हिंदू टेम्पल था, ठीक है। अब है जब मॉक्स वॉज बिल्ड अराउंड किसने बिल्डिंग हुई थी 1500
28 में, और इसको मीर हिंदू बेग ने बनवाया था, अ जनरल अंडर मुगल एम्परर बाबर। ठीक है। इट्स डिस्टिंक्ट स्टोन masonry, dome and arc differ from typical Mughal era mosque made of red stone, leading to speculation about pre-existing structure। मतलब ये जो मॉस्क है ये इसको 1528 में मीर हिंदू बेग ने बनवाया था। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो जैसे कि स्टोन हो गया, डोम हो गया, आग, ये टिपिकल जो रेड सैंडस्टोन से बने हुए मुग़ल आर्किटेक्चर है उनसे मैच नहीं खाता, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई और स्ट्रक्चर पहले रहा हो। द केस मिरर सिमिलर डिस्प्यूट। अभी देखो, ज्ञानवापी, बनारस में ज्ञानवापी है, ठीक है, मथुरा में शाही ईदगाह है, और धर में भोजशाला कलाम मौला कॉम्प्लेक्स। धर में भोजशाला कलाम मौला कॉम्प्लेक्स। वेयर पटिशनर्स हैव सॉट सर्वे टू डिटरमाइन द हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस करेक्टर ऑफ द साइट। ठीक है, ये अपन ने बैकग्राउंड पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो जुडिशरी ने क्या किया, लोअर जुडिशरी बेसिकली संभल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने कहा पीसफुल सर्वे कर लीजिए, लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट हुआ सर्वे का तो वो वहाँ वायलेंट क्लैशेस हुए और उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई। तो ये रेजिंग कंसर्न अबाउट कम्युनल हार्मनी एंड रोल ऑफ लोकल कोर्ट इन रिलीजियस डिस्प्यूट। ठीक है, ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। अब आते हैं लीगल स्टेटस ऑफ मॉस्क का। लीगल स्टेटस क्या है? सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है अंदर एंशिएंट मोनूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसे मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को भी वो कर रखा है। तो एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 ने इसको एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट की तरह दर्जा दे रखा है। और मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस किसने? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बोल रखा है। फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग एनी पोटेंशियल लीगल चैलेंज टू इट्स सर्वे। अब हम आते हैं रिलेवेंस क्या है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। देखो, द डिस्प्यूट चैलेंजेस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 विच प्रोहिबिट एनी अल्टरेशन इन रिलीजियस करेक्टर ऑफ अ साइट एज इट एग्जिस्ट ऑन 15 अगस्त 1947। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 कह रहा है कि किसी भी तरह का रिलीजियस अल्टरेशन नहीं होगा करेक्टर में साइट की, जो मतलब जो कि वो 15 अगस्त 1947 को जैसा था वही रहेगा। ठीक है, द पिटिशनर डिमांड फॉर अ सर्वे कुड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर सिमिलर केसेस पोटेंशियली अंडरमाइनिंग एक्ट्स ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड ओवरव्यू। ये तो रिसेंट जो चल रहा है वो वाली बात हो गई है। ठीक है, देखो, सबसे पहले है ये करना चाह रहा है प्रिजर्व द रिलीजियस करेक्टर, जो कि 15 अगस्त 1943 के दिन जो था उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। प्रोहिबिट कर रहा है कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ बर्फिस फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। प्रिवेंट कर रहा है कम्युनल डिस्प्यूट एंड मेंटेन सोशल हार्मनी बाय फ्रीजिंग द रिलीजियस स्टेटस ऑफ ए प्लेस। की प्रोविजंस क्या हैं? प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अदर एनदर। ठीक है, तो सेक्शन 3 प्रिजर्व कर रहा है। सेक्शन 4 कह रहा है कि स्टेट्स दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप मस्ट रिमेन अनचेंज एज, जो कि कन्वर्जन नहीं करने दे रहा, मस्ट रिमेन अनचेंज्ड एज ऑफ 15 अगस्त 1947। ठीक है, और ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 वॉर करता है आर ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप बिफोर 15 अगस्त 1947। एक्सेप्शन क्या है? देखो, पहले से 3 कह रहा है कि सेक्शन 3 कह रहा है कि हम कन्वर्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, करेक्टर को कन्वर्जन नहीं होगा करेक्टर का। दूसरा कह रहा है कि जो आइडेंटिटी है उसको हमें अनचेंज रखना है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ कह रहा है। और यहाँ कह रहा है कि ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होने दे रहा है। ठीक है, और इसमें एग्जेम्पशन है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट फ्रॉम इस पर भी, क्योंकि उसमें लीगल केस चल रहा था। इसके अलावा भी
ऑल्सो एक्सक्लूड करता है एंशियन मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स कवर्ड अंडर एंशियन मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। तो अभी हमने यहाँ देखा था एंशियन मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट में कवर है ना, और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये दूसरा एक्ट है। और वो एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ये हमारा 1904 में आया था कर्जन के टाइम में, ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत इसको वो कर रखा है। इसको देखो, एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट में ये एक एंशियंट मोनूमेंट और ये कवर है, वो उसको एग्जाम किया गया है केस जो कि ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं फ्रॉम म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर जो कन्वर्जन ऑलरेडी 1991 के पहले अकर हो चुके हैं, इनको एग्जाम्प्ट कर दिया था, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो, इसके अलावा जो कि केसेस ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं, और एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स जो एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत हैं। अब आते हैं पेनल्टीज़ क्या होती हैं। सेक्शन 6 बता रहा है, सेक्शन 5 एग्जाम्पशन बता रहा है, अब सेक्शन 6 में पेनल्टीज़ बता रहे हैं। इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years फॉर अटेम्प्ट टू अल्टर द रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। अब हम आते हैं, तो हमने देखा है सेक्शन 3 कन्वर्जन नहीं होने देंगे, सेक्शन 4 है का सब क्लॉज 1 है और 4 का सब क्लॉज 2 है। तो ये कह रहा है कि नो लीगल प्रोसीडिंग इसमें है, अनचेंज रखना है। सेक्शन 5 में हम कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ें एग्जाम्प्ट कर रखी हैं, सेक्शन 6 में हम कह रहे हैं कि पेनल्टीज़ कितनी हैं, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड चैलेंजेस टू एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंक्वायरी इनटू रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप could be allowed as long as they do not change the religious status of the sites। मतलब इंक्वायर कर सकते हैं अगर रिलीजियस करेक्टर आप चेंज नहीं कर रहे हो। दिस इंटरप्रिटेशन हैज लेड टू लीगल डिबेट ओवर वेदर सर्वे एंड हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द एक्ट। मतलब जो आप सर्वे कर रहे हो और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है हिस्टोरिकल लेवल से, क्या वो इस एक्ट के परव्यू में आती हैं। अभी आते हैं, मतलब तो ठीक है, ये तो इतना सा ही जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है। अभी कंसर्न क्या है, हमें चाहिए लिमिट करना चाहिए जुडिशियल रिव्यू को। द एक्ट कंसर्न थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। द एक्ट प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम हियरिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप लिमिटिंग द जुडिशियल इंटरवेंशन। अब है कंट्रोवर्शियल कट ऑफ डेट। अब 5 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट किस बेसिस पे, ये कह रहे हैं कि आर्बिट्ररी है एंड रिस्ट्रिक्टिव है, प्रिवेंटिंग सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम रिक्लेमिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट साइट्स, ठीक है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं। मल्टीपल पिटीशन हैव चैलेंज द एक्ट आर्ग्यूइंग दैट इट्स वायलेट द राइट ऑफ हिंदू, जैन, बुद्ध एंड सिख्स by preventing them from reclaiming place they believe were encroached upon during historical invasion। मतलब बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों आपने अयोध्या को एग्जेम्प्ट करा है। Exemption of Ayodhya has been criticized as selective legal treatment leading to demand for uniform approach to all religion, ठीक है। Communal sensitives and political implication. Ongoing legal battle over place of worship have heightened communal tension over in several regions and used political parties को use कर रही हैं to mobilize support, sometimes deepening religious divide, ठीक है। सेकुलर फैब्रिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। द इंटेंट ऑफ एक्ट वॉज टू प्रिजर्व इंडियाज रेगुलर सेकुलर फैब्रिक बट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट suppresses legitimate historical claim and prevent reconciliation over disputed sites। तो मतलब मैं तो जुडिशियल रिव्यू नहीं करने दे रहा है। डेट आपने किस बेसिस पे दी है। इसके अलावा लोग बहुत सारे लीगल चैलेंजेस हैं। अयोध्या को क्यों एग्जेम्प्ट किया गया है। कम्युनल सेंसिटिविटी एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके हैं। और ये हमारे सेकुलरिज्म को मतलब ये कह रहे हैं कि ये
मतलब इसका काम ये करना यही चाह रहा था कि हमारे सेकुलर फैब्रिक को इंटैक्ट रखना चाह रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से इनजस्टिस है, सप्रेस कर रहा है लेजिटिमेट हिस्टोरिकल क्लेम। वे फॉरवर्ड, नीड फॉर लीगल क्लैरिटी, सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोवाइड अ क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट प्रोविजन टू resolve ambiguity regarding survey and judicial intervention, preventing overreach by lower court. The involvement of district court in sensitive religious matters should be regulated, ensuring that such cases are handled by higher judicial authority. ठीक है. Depoliticization of religious dispute. Political party must avoid using religious side dispute for electoral gain and instead of focus on communal harmony and social justice. Focus on social harmony rather than litigating historical grievances. Emphasis should be placed on peaceful coexistence and mutual respect for रिलीजन एंड कल्चर. ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, लोअर कोर्ट को ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को इसको मतलब ऐसे रिलीजियस डिस्प्यूट को अपने गेन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. फोकस ऑन सोशल हारमनी. The Place of Worship Act of 1991 was enacted to preserve communal harmony by freezing the religious character of place of worship as they exist on 15th August 1947. However, recent dispute legal challenges have raised concern about its constitutional validity, judicial limitation, and social implications. A balanced approach is required, one that respects religious sentiments and uphold legal principle and promote national unity. जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करे, लीगल चीज़ों को अपहेल्ड करें एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी while ensuring that historical dispute do not disrupt the social या secular fabric of democratic country, that is India.